स्वागत है आपका द लिट टाइम्स में। मैं खुशबू आपके साथ। तो सबसे पहले तो आप पिंजरा तोड़ संगठन से है और आप पिंजरा तोड़ के बाहर आए हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। हाँ जी। तो सबसे पहला प्रश्न मैं यह पूछना चाहूंगी आपसे कि कैसा लग रहा है आपको बाहर आकर? सच में एक हिसाब से तो डिसबिलीफ ही है कि अभी भी हम लोग बाहर है, क्योंकि जो अरेस्ट की शुरुआत का भी जो मतलब एक सफर रहा था कि एक केस के बाद दूसरे केस में अरेस्ट हो रहे, एक केस में बेल मिल रही है तो एक नई केस आ रही है, और फिर यूएपीए जैसा एक ऐसा स्ट्रिंजेंट कानून के अंदर हमें अंदर किया गया जिसमें जो लॉ में जैसे होता है ना कि जेल इज एन एक्सेप्शन एंड बेल इज द रूल, उसको उल्टा कर दिया जाता है कि बेल इज एन एक्सेप्शन। तो कभी हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हमारी रिहाई होने वाली है। तो उस हिसाब से उसके लिए तो हम दिल्ली हाई कोर्ट पे तो बहुत थैंकफुल है, पर इस ये भी रियलाइजेशन है कि बहुत सारे लोग ऐसे एक्सेप्शनल लॉज के अंदर अभी भी अंदर है, और कुछ लोगों के हम नाम जानते हैं पर बहुत सारे लोग हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं, और जो इन कानूनों के अंदर 10 साल 15 साल अपने जिंदगी के खो चुके हैं, और जो इस सरकार का अपना खुद का डाटा भी बताता है ना कि होम मिनिस्ट्री का डाटा बताता है कि 2016 से 2019 में यूएपीए के अंदर सिर्फ 2% कन्विक्शन रेट रहा है, और इसी समय के दौरान 72% इंक्रीज रहा है यूएपीए केसेस का। और हमें पता है देश के अलग अलग जेलों में जो आदिवासी लोग हैं, दलित लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसका नाम कभी मीडिया में नहीं आता है, जो इन कानूनों के अंदर बंद है। तो ये एक मतलब खुशी का समय है, बट एक रियलाइजेशन का भी समय है कि संघर्ष अभी भी जारी है और ये बहुत लंबा संघर्ष चलेगा। तो आप अपने घर वालों से मिले, कैसा लगा आपको? वैसे तो मम्मी पापा से अभी भी मुलाकात नहीं हुई है, वो लोग आसाम में ही है, बोले थोड़ा तुम फ्री हो जाओ फिर हम आराम से आएंगे, पर और हम मीडिया की कैद में हम एक्चुअली दोस्त वगैरह है घर पे, पर उनसे बात तो नहीं कर पा रहे, पर हाँ बीच बीच इंटरव्यूज के बीच बीच में गले जरूर मिल रहे हैं। वो जो एक साल का जो इंटेंस सेपरेशन रहा है कि उनको मैं अभी देख सकती हूँ, छू सकती हूँ उनको स्क्रीन पे, या एक जो जेल का मुलाकात होता है ना कि आपको ऐसे फाइबर ग्लास से देखते हो एक दूसरे को, कि वो सच में इंसान आपके सामने आपके सामने है, आपके दोस्त, आपके साथी, सब कोई। तो वो एक अभी टाइम लगेगा लगता है थिंकिंग करने के लिए। तो नताशा जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जेल में? जेल में मतलब एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स मुश्किल है जेल काटना, मगर हमारे साथ मतलब एक तो जो जो चीज हमें बहुत सहारा, बहुत हिम्मत दिया कि हम लोग साथ में थे, और मैं, देवांगना और हमारी एक और जो साथी को एक्यूज्ड है गुलफिशा, हम तीनों एक ही साथ में थे, एक ही बैरक में थे, और तो उससे एक बहुत हिम्मत मिलती थी। और बाकी भी जो लोग जहाँ जिनसे हम मिले जेल में, उनसे भी हमें बहुत सारा प्यार और बहुत सारा हिम्मत मिलती थी हर दिन, और उनके स्ट्रगल्स को भी देख के कि किस तरीके से मतलब हमें एक पहले भी पता था, स्टैटिस्टिक्स होते हैं हम कि किस तरीके से हमेशा जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से लोग होते हैं वो ही ज्यादातर आपको जेलों में भी मिलेंगे, क्योंकि एक तो उन्हें उन पे जो स्टेट का रिप्रेशन है, दबाव है, वो ज्यादा होता है, और उनके पास प्रोटेक्शंस और भी कम होती है। जो एक प्रॉपर इवन लीगल रिप्रेजेंटेशन का जो प्रोटेक्शन है वो भी मतलब ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो बहुत लंबे लंबे मतलब समय के लिए ट्रायल्स पूरे ना होने के कारण, ठीक से लीगल रिप्रेजेंटेशन ना होने के कारण बहुत लंबे समय तक लोगों को जेल में रहना पड़ता है। इवन जो एक सोशल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट जो हमें मिला बहुत ज्यादा, वो भी नहीं होता है। तो वो किस तरीके से हर दिन वहां गुजारते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उससे भी हमें उनके संघर्षों से हर रोज बहुत हिम्मत मिलती थी, बहुत सीखने को मिलता था। तो वो सारी चीजें मिला के एक मतलब बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, अपार्ट फ्रॉम ये जो पेन था अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से दूर होने का, और जो पूरा जेल का सिस्टम है
जो आपको बिल्कुल आपके राइट्स से डिप्राइव कर देता है। इवन आपको मतलब जो एक बेसिक ह्यूमन राइट टू लाइफ डिग्निटी होता है, उसको उससे वो भी आपसे छीन लेता है। तो वो मगर बहुत सारे एक कलेक्टिविटी जो उस ऑपरेशन से उस मतलब एक्सपीरियंस से निकल के आती है, वो भी हमने उसे भी देखा और बहुत फॉर्चुनेट रहे कि हम उसका हिस्सा बने। तो वो भी बहुत मदद किया उसने भी जेल काटने में। तो देवांगना जी, परेशानियां कैसी झेलनी पड़ी जेल के अंदर? हाँ, वही जैसे नताशा बोल रही थी कि जेल एक बहुत जो आपका एक बेसिक इंसान होने का जो एक्सपीरियंस रहता है ना, उसी को ही पूरा एक हिसाब से तोड़ने की कोशिश रहती है वो। तो जेल काटना तो बिल्कुल हाँ, आसान चीज़ बिल्कुल भी नहीं था। और एक होता था कि जेल आना और दूसरा होता था कोरोना के टाइम जेल आना। जब पहले आप जेल आते थे, आपको किसी बैरक में डाल देते थे, शायद बाकी जो वहाँ पे इनमेट्स होते थे उससे आप बात करने लगते थे, तो वो एडजस्टमेंट का थोड़ा आसान रहता था लोग जैसे हमारा एक्सपीरियंस रहा। पर जब हम जेल आए थे एक छोटा-सा सेल में अकेले-अकेले पूरा 14 दिन के लिए, जब आप बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते हो, खाना भी नीचे से मिलता था, वैसे बंद थे। तो वो और जब घड़ी भी नहीं होती थी, तो समय जैसा भारी लगा था उस टाइम वो मतलब समय ही नहीं था एक हिसाब से, तो वो बहुत मुश्किल था शुरुआत में। पर धीरे-धीरे जब और जेल में ना बहुत छोटी-छोटी चीज़ें मायने रखती है। और कुछ-कुछ जो नॉर्मली जेल में भी पहले फैसिलिटीज़ थे कि आप घर वालों से मुलाकात कर सकते हो, आप फ़ोन कर सकते हो या फिर अखबार आता है, लाइब्रेरी खुली रहती है। ये सब बहुत सारी चीज़ें भी कोरोना के कारण पूरा बंद कर दिया गया था। तो जो कन्फाइनमेंट था वो और भी ज़्यादा था तब। पर धीरे-धीरे आप उन सी चीज़ों से एडजस्ट हुए और एक बार थोड़ा एडजस्ट होने लगे, फिर ये भी होता है कि जो संघर्ष आप बाहर करते हो, वो संघर्ष अंदर भी उतना ही ज़िंदा रहता है, वो सवाल भी उतने ही ज़िंदा रहता है। तो इस हिसाब से भी अंदर भी छोटे-छोटे संघर्ष शुरू होने लगे कि ठीक है, वार्ड में सबको जितना सब्ज़ी मिलना चाहिए, उतना सब्ज़ी आ रहा है कि नहीं? हम बच्चों के वार्ड में रहते थे, बच्चों के क्रैश खुलेगा कि नहीं? क्या बच्चों को डायपर मिल सकता है, नहीं मिल सकता है? बच्चों के लिए ठंडा का स्वेटर, कपड़े क्यों मिलना ज़रूरी है? या फिर मुलाकात कि ई-मुलाकात तो सारे लोग कर नहीं सकते ना, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन किसके पास होता है? तो थोड़ा भी फिज़िकल मुलाकात क्यों चालू करना ज़रूरी है? क्यों आपको सबको डेली फ़ोन कॉल्स देने चाहिए? ये सब सवालों को लेके अभी एक जेल रिफ़ॉर्म पिटीशन भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। तो फिर जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमजीवी महिला दिवस में एक कार्यक्रम करना, सारे इनमेट्स के साथ हमने भी वहाँ जैसे मतलब अलग-अलग हिस्ट्री के जो कैरेक्टर्स रहे हैं, सावित्री बाई, फातिमा शेख, झलकारी बाई, झांसी की रानी, ऐसे अलग-अलग मतलब उसको मिला के लोगों के साथ उसके बारे में बात करना, फिर प्ले तैयार करना, तो एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि वो संघर्ष भी धीरे-धीरे एक अलग तरीके से, एक अलग फ़ॉर्म में अंदर भी जारी रहा था और हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत प्यार मिला और हाँ, और उम्मीद है कि जो साथियों को हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो या फिर जो छोटे-छोटे केसों में या फिर और बड़े केसों में भी पर जिस पे शायद लोगों को लीगल हेल्प नहीं है, इसके लिए वो लोग इतना टाइम काट रहे हैं, तो प्रिज़न रिफॉर्म्स, लीगल रिप्रेजेंटेशन, ये सब सवालों को भी हम कैसे अपने संघर्षों में लाएँ, क्योंकि जेल में मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटीज़ के लोग जैसे वो जो है ना कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, हमारे जेलों में सबसे ज़्यादा दलित, आदिवासी और मुसलमान लोग ही सबसे ज़्यादा बंद होते हैं और विमेन्स जेल में खास करके बहुत देखने को। तो ये सारे शायद और नए सवाल अब संघर्ष मतलब ज़िंदगी में और नए सवाल आए हैं अपने संघर्षों में ध्यान रखने के लिए। तो नताशा जी, इस पेंडेमिक के समय में आपने अपने पिता को खोया, तो इस मुश्किल समय में आपने अपने आप को कैसे संभाला? वो समय आई थिंक हम पूरे जेल का पूरे 1 साल के दौरान शायद सबसे मुश्किल समय वही रहा। फिर एक जो जिस चीज़ ने वही मदद की जो मैंने पहले बोला कि हम लोग साथ में थे और जो मेरे बाकी साथी थे, देवांगना, दिलकुशा और बाकी जो इनमेट्स जो हमारे साथ रहते थे, उन्होंने बहुत सँभाला, बहुत मदद किया, बहुत मतलब सहारा दिया। तो आई थिंक उस चीज़ ने मतलब उस दौरान मतलब वो समय काटने में मेरी मदद की।
तो आपका इतना समय खराब हुआ इन चीज़ों में, तो आपको इस चीज़ के लिए पछतावा है? पछतावा तो तकरीबन नहीं 1 है, साल। मतलब एक दुख है, एक मतलब गुस्सा है कि मतलब इस तरीके के आंदोलन जो एक आज के सिर्फ आज के दौर में नहीं, एक तो एक हिस्टोरिकल पैटर्न भी रहा है कि जिस जब भी मतलब सत्ता के खिलाफ या गैर बराबरी के जो ढांचे हैं उनके खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस, रिप्रेशन फेस करना पड़ा है हिस्टोरिकली। चाहे हम अपने इतिहास से उठा के देख लें, आज़ादी की लड़ाई में किस तरीके से मतलब लाखों लाखों लोग जेल में गए, लाखों बहुत सारी कुर्बानियां लोगों ने दी और उसके बाद हमारा आज़ादी का संघर्ष कामयाब हो पाया। और ये सारे जो लॉज हैं वो भी उसी वैसे ही संघर्षों को एक्चुअली दबाने के लिए ही सबसे पहले लाए गए थे कॉलोनियल जो सिस्टम में, जो इनको हम स्पेशल एक्सेप्शनल लॉज बोलते हैं। तो वो एक पूरा चीज रही है हिस्टोरिकली। तो मतलब तो कहीं न कहीं जब हम लोग भी अलग-अलग संघर्षों से जुड़े हुए थे और आज के दौर में अभी देख रहे हैं कि इन लॉज़ का और ज़्यादा किस तरीके से ब्रूटली मतलब इनका इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे आवाज़ों को दबाने के लिए, तो उस चीज़ के प्रति गुस्सा ज़रूर रहा है, मगर अफ़सोस नहीं रहा है कि हमने ऐसे संघर्षों में क्यों भागीदारी ली, क्यों हमने मतलब क्या हम चाहते तो जैसे हमें बार-बार बोला भी जाता था पुलिस द्वारा, जेल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि तुम लोग तो वो जो एक इमेज होती है कि तुम तो अच्छे घर से हो, तुम अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, तुम अपना अच्छा करियर बना के अपना ज़िंदगी जीते, तुम लोग ने ये सब क्यों किया? देखो क्या हो गया? तो उस तरीके का हम मतलब आई थिंक हम दोनों के लिए मैं बोलूँगी और बाकी साथियों के लिए भी बोलूँगी कि वो रिग्रेट हमें नहीं रहा कि क्यों हमने ऐसे संघर्षों में हिस्सा लिया, क्योंकि ऐसे संघर्षों में हिस्सा लेना उनको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और वो सभी के लिए है। मतलब वो एक इंडिविजुअल एक पे सीमित नहीं है कि हम कुछ ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जो सिर्फ मतलब हमारे लिए था या फिर मतलब ये पूरा ही जो अलग-अलग संघर्षों से सवाल है ये मतलब कैसे हम समाज में रहना चाहते हैं, कैसे देश में रहना चाहते हैं, कैसा समाज बनाना चाहते हैं, उस सबसे जुड़े हुए हैं। और ये भी बोलना चाहती हूँ कि जैसे जेल इतना टाइम काटना ये कुछ ऐसा इंडिविजुअल करेज का बात नहीं था हमारा, क्योंकि जो जो जिस मूवमेंट और जिस प्रोटेस्ट में हम लोग भाग लिए थे उसका भी जो इंस्पिरेशन मिला था, जो करेज मिला था, उसी से भी, और जो बाहर हमारे अरेस्ट के बाद बहुत सपोर्ट था, उसी से भी हम लोग जेल में जिंदा रह पाए। इनफैक्ट जेल में भी कुछ कुछ औरतें जैसे छोटे मोटे पेटी क्राइम्स जिसको बोलते हैं उसमें अंदर आते थे, जिन्होंने खुद उन प्रोटेस्ट में भाग लिया हुआ था। तो कभी-कभी जब वो बहुत मुश्किल होता था, रोते भी थे जेल में, ऐसा नहीं है कि वो वाले दिन भी नहीं थे। तो वही आके हमें सहारा देते थे कि बिल्कुल हिम्मत मत हारो, हम सबका साथ तुम्हारे साथ। और बाकी लोगों ने जिन्होंने सुना भी था जेल में कि क्यों हम अंदर आए हैं। तो हाँ, एक कभी कोई किसी को हम कंसोल करते थे, कभी और कोई और कंसोल करते थे। तो उस हिसाब से मतलब ये कलेक्टिव जो एक संघर्ष रहा है उसी का मतलब हिम्मत से हम लोग भी एक साथ, मतलब ये हमारा इंडिविजुअल करेज का बात नहीं है, ये एक कलेक्टिव जो रहा है उससे ही हम लोग मतलब एक साल भी कलेक्टिव काट स्ट्रगल और स्ट्रगल। उसका इंस्पिरेशन से ही हम ये एक साल काट पाए। तो ये जो कानून आप पे लगाया गया है यूएपीए, तो इसका जैसा इस्तेमाल हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी उस पे जिस तरीके से मैंने पहले बोला मतलब इनका जो पूरा आप देखेंगे हिस्टोरिकली ये कैसे लॉज आए, क्या इनका पर्पस रहा है, वो इसी पर्पस से ही मतलब उनका इंसेप्शन हुआ था कि किस तरीके से जो लोग हकों के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई में जिस तरीके से हमने देखा, तो वहाँ से जो पूरी शुरुआत हुई और उसी को आगे लेके ऐसे लॉज ये अलग-अलग अमेंडमेंट्स इसमें होती रही हैं और आज के दौर में और भी ज़्यादा व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल हो रहा है मतलब जो हक की आवाज़ें हैं उनको दबाने के लिए।
तो उस पे हमें ज़रूर सबको बहुत सोचने की ज़रूरत है। और जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट हमारा बेल ऑर्डर है, उसमें भी जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि बहुत ज़रूरी है डिस्टिंक्शन करना कि आपका जो राइट टू प्रोटेस्ट है और पीसफुल डिसेंट है, और वो कभी भी मतलब उसको आतंकवाद से और देश के खिलाफ जो एक पूरा उसको बना दिया गया कि जो भी इस तरीके का आवाज़ें उठा रहे हैं वो देश के खिलाफ हैं। उसमें हमें बहुत डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत है कि क्या सच में मतलब ऐसी आवाज़ें उठाना देश के खिलाफ है या देश के हित में है? एक ऐसा अगर आप देश बनाना चाहते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सबको मिले, इक्वालिटी सबको मिले, एक जो सब्सटैंटिव सिटीजनशिप है, नागरिकता सबको मिले, क्या वो देश के खिलाफ काम करना है? क्या वो आतंकवाद है? या वो देश के हित में काम करना है? तो और जो पूरा एक नैरेटिव स्टेट के द्वारा बनाया जाने की कोशिश हो रही है कि नहीं, असल में ये सब चीज़ें देश के खिलाफ हैं और इसलिए जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनको ऐसे लॉज़ के अंदर जेल में रखा जा रहा है। तो उसके लिए बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा सोचने और उसके लिए एक आंदोलन की ज़रूरत है, रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। और मैं सबसे और आई थिंक ये बहुत हद तक अभी धीरे-धीरे सबके सामने भी आ रहा है, जितना ज़्यादा ये हो रहा है, उतना ज़्यादा उसका एक पैटर्न भी लोगों को समझ में आ रहा है, उसका पर्पज़ समझ में आ रहा है कि क्यों इस तरीके की चीज़ें, क्यों इस तरीके के केसेज़ लगाए जा रहे हैं लगातार लोगों पे, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, जो भी आवाज़ें और दलित आदिवासी लोग जो अपने हकों के लिए, अपनी ज़मीनों के लिए, अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं हिस्टोरिकली, उन पे भी किस तरीके से अलग-अलग लेबल्स लगा के उन स्ट्रगल्स को दबाने के लिए इन लॉज़ का यूज़ होता है। तो वो एक बहुत मतलब डिबेट की उस पे और सोचने की उस पे ज़रूरत है। और ये भी शायद सोचने की ज़रूरत है कि ये नहीं है कि यूएपीए एक्चुअली बहुत पुराना कानून है। ये सरकार, इससे पहले भी बहुत सरकारें जो रह चुकी है, इन सारे सरकारों ने इस कानून का एक हिसाब से बहुत इस्तेमाल किया है आवाज़ों को दबाने के लिए। तो ये एक एक्चुअली, और शायद पहले वो छत्तीसगढ़ में होता था, महाराष्ट्र में होता था, नॉर्थ ईस्ट में होता था, आज वो दिल्ली में हो रहा है। इसलिए भी शायद हम लोग इसके बारे में इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं। पर मतलब ये अच्छी बात है कि ये मतलब ये कॉन्वर्सेशन और स्ट्रांगली और अभी बाहर आ रहा है, और उससे उम्मीद है कि जो बहुत पहले ही ये होना चाहिए था, वो चीज़ अभी ये मतलब कि आगे बढ़े। और ऐसे जैसे यूएपीए से पहले जो था ना, टाडा और पोटा, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये दोनों कानून रिपील किए गए थे 2004 में। तो इस हिसाब से अभी यूएपीए का जो क्वेश्चन है, ये क्या कानून है, इसका क्या-क्या पहलू है, इसके ऊपर ये मतलब ये डिबेट और ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है, ये बहुत ही ज़रूरी था। तो कई लोग आपको इस समय टेररिस्ट कह रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे कि शायद उनको सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की ये जजमेंट पढ़नी चाहिए जो हमारा बेल ऑर्डर है, जिसमें साफ-साफ बोला गया है कि ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो हकों की आवाज़ उठाते हैं, उनको टेररिज्म के साथ कन्फ्रेट करना। और बाकी दूसरी बात ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग ये बोल रहे हैं उनको भी बहुत आई थिंक सोचने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ें हैं, ये मतलब क्या उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं लोगों की ज़िंदगी पे। देवांगना भी पहले बोल रही थी ऐसे कानूनों में कि जब पूरा मतलब जो उसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फाउंडेशन के जो चीज़ें हैं, प्रिंसिपल्स हैं कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, वो पूरा टर्न हो जाता है। बेल जो रूल होना चाहिए और जेल एक्सेप्शन होना चाहिए, वो पूरा ओवरटर्न हो जाता है। और ट्रायल्स बहुत साल तक शुरू भी नहीं होते हैं। हमारा 1 साल हो गया बहुत और दूर की बात है। तो ट्रायल पूरे शुरू नहीं हुआ। प्रोसेस के थ्रू कैसे लोगों को पनिश किया जाता है, उनकी ज़िंदगियाँ मतलब उखाड़ दी जाती हैं। तो कहना शायद कुछ बहुत आसान होता है, कुछ एलिगेशन लगाना बहुत आसान होता है, मगर उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं लोगों की ज़िंदगियों पे, सिर्फ़ हमारी नहीं मतलब लाखों लोगों जो हिस्टोरिकली इन सब चीज़ों के शिकार हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं और अब और तेज़ी से हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें मतलब देखना चाहिए और सोचना चाहिए। और बाकी
दूसरी चीज़ है कि हम इन सब चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। एक तो डरने की जो एक एक जो चीज़ होती है कि अल्टीमेट जो चीज़ हो सकती है, वो हुँ, हम फेस कर चुके हैं। अकेले नहीं, सबके साथ फेस किया है, अभी भी फेस कर रहे हैं और बाकी लोग अभी भी हमसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं। मगर उस सब चीज़ों से हमारी जो हिम्मत है वो और बढ़ी है और हमारा जो संघर्ष है अलग-अलग मतलब अ, आवाज़ों के लिए, हकों के लिए वो बिल्कुल जारी रहेगा। तो अभी आपने हाई कोर्ट की जो मतलब उन्होंने जो आपके लिए फैसला दिया है, उसकी बात की। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने आपके लिए फैसला सुनाया है, आप उसे कैसे देखते हैं? तो हाई कोर्ट के फैसले के बारे में बात करें, हम तो बहुत मतलब वही थैंकफुल है दिल्ली हाई कोर्ट के कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है, जो राइट्स है, उसको अपहोल्ड किया है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो और हम उम्मीद करते हैं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा रहा है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट एक अप्रोप्रिएट जजमेंट दे। हम उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं और जो बहुत सारे लोग अभी भी मतलब क्या बोलते हैं, जेलों के अंदर बंद हैं, तो वो भी जो जो हमारे साथी हो, जो हमारे दोस्त हो, उनको भी मौका मिले बाहर आने के लिए, क्योंकि उनके बिना ये आज़ादी अधूरी है। बिल्कुल, उमर खालिद, मरीन हैदर जैसे लोग अभी तक काफ़ी लंबे समय से अभी भी जेल में हैं। तो आपको क्या लगता है इनके लिए? क्योंकि जैसे हमारा केस तो सब जुडिस है, तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, पर यही जो मैंने पहले बोला था कि वो जो हक की लड़ाई होती है, जो अलग-अलग मतलब अपना राइट्स की लड़ाई होती है, उसके कारण जो लोग अंदर है, उन सबको जस्टिस ज़रूर मिलना चाहिए और जल्द ही मिलना चाहिए। जो हमारे बेल का ऑर्डर का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एक सेगमेंट है कि कैसे ये, क्योंकि ट्रायल के नाम पे कैसे आपको इनफाइनाइट, मतलब हम लोगों के लिए भी अभी भी एक शौक है। हमने तो पेरेंट्स ने भी सबने तैयारी कर ली थी कि 5 साल पता नहीं उससे और कितना साल, एक अनसर्टेनिटी कॉन्स्टेंटली था कि रहना ही है अंदर। और अभी भी आपने देखा था कि बेल हुआ था, फिर भी 2 दिन तक कितना अलग-अलग तरीकों से फिर भी हमें अंदर रखने की कोशिश की जाए। तो ऐसा लगता है कि बेल भी हुआ तो पक्का नहीं है बाहर आओगे कि नहीं, उसमें भी मतलब कि ठीक है बेल हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दिया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट के पास जाओ, सर देखो मेरी हानि क्या है। तो इसीलिए हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जेल में? थैंकफुली हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम प्रॉब्लम को इतना नहीं फेस करना पड़ा, पर देखता जैसे जेल के में सबसे मुश्किल टाइम यही था कि जब कोरोना जेल के अंदर आया था और विमेंस जेल में मतलब काफ़ी कोरोना हुआ था और हम लोगों ने अपने 2-3 जो जेल के अंदर हमारे जान-पहचान के लोग थे, उनको खोया भी है और वो ऐसे सिचुएशन में थे कि बाहर भी उनके कोई घरवाले नहीं थे, तो जेल के अंदर ही उनका जो मतलब होता है ना कि लास्ट राइट्स किया जाना पड़ा था। एक इंसान तो बोलिविया से था, तो वो जो और एक ऑलरेडी बाहर इतना चल ही रहा था, पर जेल के अंदर जब कोरोना आया था, तब ऐसा हो गया था कि 1 हफ्ते के लिए फ़ोन कॉल्स ये सब बंद कर दिए थे, आप बस बैरक के अंदर बंद थे। तो उसमें ऐसे लोग बोलते थे कि ना जैसे कब्र में आ गए हैं, बाहर कुछ नहीं आवाज़ जाएगी और अंदर बाहर का आवाज़ भी अंदर नहीं आएगा, तो घरवाले कैसे हैं, कौन कैसे? इट वाज़ मतलब जेल का एक हिसाब से सबसे मुश्किल टाइम वही रहा था। तो अगर हमें वो नहीं हुआ, हमें पता है कि जिन लोगों ने जेल के अंदर कोरोना फेस किया है और उससे रिकवर किया, हमारी साथी जो थी गुलफ़िशा, उसको कोरोना हुआ नहीं, पर उस टाइम उसका तबीयत भी काफ़ी खराब हो गई थी। तो वो मुश्किल दौर था एक कि पूरी रात-रात जग के किसी का पूरे बॉडी में पेन देखना। हमारे ऑपोज़िट में प्रेग्नेंट औरतों का बैरक था, एक के बाद उनको मतलब एक तो प्रेग्नेंट हो, आप इतना हाई रिस्क में हो कोरोना में, फिर एक के बाद एक इंसान को कोरोना होए जा रहा है उसमें, इट वाज़ मतलब और हाँ, मुश्किल था काफ़ी। तो ये जो आपकी लड़ाई थी सीए एनआरसी के ऊपर, तो ये अभी जारी रहेगी या नहीं? ये मतलब सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं थी, ये लाखों बिल्कुल। करोड़ों औरतों की और मतलब हज़ारों लोगों की लड़ाई साथ में थी और हम लोग तो उसका एक बहुत छोटा-सा हिस्सा थे। तो उसी हिस्से के तौर पे बिल्कुल हम लोग उस मतलब जितनी जो भी जैसा हमारा पार्टिसिपेशन आगे हो पाएगा, हम लोग बिल्कुल उसके लिए मतलब अपना कंट्रीब्यूशन स्ट्रगल में हम लोग देते रहेंगे। मतलब ये कहा जा सकता है कि डर
आया है क्या कुछ जेल से बाहर आने के बाद कुछ डर है कि हाँ अगर मैं प्रोटेस्ट में जाऊंगी तो शायद फिर से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, वो है अभी? वो मतलब ऑफ कोर्स एक है, वो तो हो ही सकता है, मतलब जिस तरीके से आज का दौर में हो रहा है, तो मगर उसके लिए डर नहीं है। असल में मतलब होता ये है कि जेल में डालने का पर्पज़ लोगों को यही होता है कि उनको इतना डरा दिया जाए कि वो ये सब मतलब छोड़ दें। मगर होता उससे उल्टा है कि आपको लगता है कि आपने सबसे ज़्यादा जो हो सकता है आपके साथ, वो ऑलरेडी आप फेस कर चुके हो। तो उसके बाद किसी चीज़ का डर मतलब खत्म हो जाता है। तो आई थिंक डर तो एक चीज़ है जो नहीं लगता। जगह है कितनी जेल जेल में में तेरे या दिया है देखेंगे। देखेंगे। तो अच्छा लगा आप सबसे बात करके। तो ये थे हमारे साथ नताशा नरवाल और देवांगना कलिता जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द लिट टाइम्स।